प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 1/c बराबर 0। हो गया, इतनी बात तो हो गई। अब आप लिखोगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल बराबर, उसको उधर ले जाओ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 1/c और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल। अब आपको मिला ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1 बाई एल सी। अब आपको मिला ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1/LC का स्क्वायर। अब आपको मिला ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब आपको मिला ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा 1 ओमेगा 2। एक ऐसा ये रिजल्ट है जो हर दूसरे साल पूछा जाता है। एवरी आफ्टर 1 सेकेंड ईयर, सेकेंड अल्टरनेट ईयर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ये। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, कोई न कोई चीज़ पूछा ही जाएगा। लास्ट ईयर का एक सवाल दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 9 किलो हर्ट्ज है, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब जब पता था तो लिख दिया ये सवाल। ये बहुत बार पूछा है और कई जगह पूछा है। तो ये पहला रिजल्ट तो आपको ये मिला कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आईआईटी के पेपर में लिखा हुआ था कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज ज्योमेट्रिकल मीन जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। क्या नाम पड़ा? ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। बच्चों, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी का अगर हम ज्योमेट्रिकल मीन ले लें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन आ गया। हमारा मेन टारगेट ये नहीं था, हमारा मेन टारगेट फ्रिक्वेंसी विड्थ था। अभी वो नहीं आया, लाना उसी को है। बच्चों, अब फिर अपने पेपर पे फोकस करो। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में 1 को माइनस करो। अभी आपने प्लस किया था, अब मैंने क्या बोला है? माइनस करो। माइनस करने मैं भी चलूँ और आप भी देखें। देखो लेफ्ट साइड में देखो, पहले ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल। देखो ठीक लिखा, यही आएगा। अब उसके बाद प्लस देखो सही लिखा। जब आप माइनस करोगे तो पहले ओमेगा 2 एल में माइनस ओमेगा 1 एल हो जाएगा, और फिर देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा ना। इसको इसमें माइनस कर रहे हैं तो ओमेगा 2 में ओमेगा 1 माइनस हो गया। -1 बाई ओमेगा 2 में -1 बाई ओमेगा 1 होगा। तो -1 बाई ओमेगा 2 माइनस के बाद माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1 बाई ओमेगा 1 प्लस होगा और 1 बाई ओमेगा 2 माइनस होगा। मैंने यही लिखा है, 1 बाई ओमेगा 1 प्लस होगा और 1 बाई ओमेगा 2 माइनस होगा। समझ में आया? और इधर r है, उधर माइनस r है। r में माइनस r को माइनस करोगे तो r माइनस माइनस माने 2r होगा। अब आगे बढ़ा लेते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल। बच्चों, इसका एलसीएम जरा ले लो। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और 1/c बराबर 2r। कुछ कॉमन है
कॉमन वही है जो हमें निकालना था, कॉमन ले लिया, ये आया L प्लस ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 को क्या ओमेगा नॉट स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। और ये बराबर हो गया 2R। बच्चों ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान आता हो तो ज़रा बताना। बोला नहीं आप लोगों ने। ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान 1/LC होता है क्या? और इंटू C हो गया और बराबर 2R हो गया और CC बेकार हो गया, L ऊपर चला गया। अब ले दे के आपके पास आंसर आने की तैयारी हो गई 2L और बराबर 2R। इसका मतलब जो डेल्टा ओमेगा है वो हो गया R/L। इतना छोटा सा रिजल्ट है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। अब एग्ज़ाम में अगर आ ही जाए तो आप भूल भी सकते हैं या तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो जब आपसे, सुनो मेरी बात सुनते जाओ, जब आपसे फ्रीक्वेंसी बैंड पूछे तो फ्रीक्वेंसी बैंड जब पूछे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम होगा और L और R दोनों है, तो टाइम क्या होगा? L/R। टाइम क्या होगा? L/R। और फ्रीक्वेंसी पूछे तो 1 टाइम होगा, तो वहाँ पे L/R होगा कि R/L? आंसर याद हो गया। अब फ्रीक्वेंसी बैंड पूछेगा तो टाइम L/R है और उसका उल्टा कर दो तो R/L है। हाँ, इतना आला वाला कौन करेगा? डायरेक्ट आंसर लिखेगा। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी विड्थ जो है वो R/L है। फ्रीक्वेंसी विड्थ ये आप लोगों का कम्युनिकेशन एक चैप्टर है ना? तो कम्युनिकेशन में अल्टरनेटिंग और ऑप्टिक्स में मिला के पढ़ा देता हूँ, ये सब कम्युनिकेशन में है। इसका नाम है ना वेव एक्सेप्टर, यूज़ किया है ना कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन की जितनी लाइनें हैं सब यहाँ पे खींची जा रही हैं, ये सब है। फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी बिट तो वहाँ पूछता है, अल्टरनेटिंग करंट तो हो चुका है। अब उसको कहीं और की चीज़ों को इसके साथ जोड़ जोड़ के दिखाया जा रहा है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए और थोड़ा चीज़ें भी रेक्टिफाई हो जाएं। तो वो वहाँ की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड पूछता है। तो आपको मिल गया R/L और ओमेगा नॉट बराबर मिल गया ओमेगा 1 ओमेगा 2। आपका ये 2 बात कंप्लीट हो गया, ये 2 बॉक्स की चीज़ें हो गई। इतना डेरिवेशन, इतना सारा काम इन 2 रिजल्ट के लिए किया गया है, दोनों सामने हैं। अब बच्चों फिर वो जो ग्राफ बना है, वो ग्राफ कैसा बना है देख रहे हो? एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर उठता चला गया है। अगर ऊपर उठता चला गया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शार्प ज़्यादा है या शार्प कम है? अब बताइए, ये वाला, ये तो चला ही नहीं, चलाता हूँ। अगर ये वाला है, ये वाला और ये वाला है, तो कौन ज़्यादा शार्प है? हाँ, तो ज़्यादा शार्प है। इसका मतलब यहाँ पे एक इंजीनियरिंग वर्ड है, शार्पनेस। इंजीनियरिंग वर्ड है। इंजीनियर लोग कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो नाम में बिलीव नहीं रखते, वो काम में बिलीव रखते हैं। जो आया वही नाम। हमें कोई नाम से मतलब नहीं, उसे काम से मतलब है, तो नाम ऐसे रख दिए जाते हैं। अगर वो शार्प बन रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब ग्राफ लगातार शार्प होता गया, ग्राफ लगातार शार्प होता गया, और शार्प होता गया इसका मतलब शार्पनेस है। जैसे लोग बोलते नहीं कि इसका बुद्धि मोटी बुद्धि है। हाँ, मोटी बुद्धि माने नीचे वाली बुद्धि, और शार्प बुद्धि माने पतली वाली बुद्धि, ऊपर वाला। अगर शार्पनेस है तो बहुत जल्दी जल्दी भेद कर लेगा, जल्दी से समझ लेगा कि ऐसे बोला तो क्यों बोला, इसका कारण ये है, ये एक्शन किया तो क्यों किया, इसका कारण ये है। शार्प लोग समझ जाते हैं, और जिनका बुद्धि शार्प नहीं है, मोटी बुद्धि है, वो नहीं समझ पाते हैं।
इसलिए उनको लोग बेवकूफ़ बना के घुमाते रहते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वही है, शार्पनेस बढ़ रहा है। तो बच्चों शार्पनेस क्या है उसको निकालते हैं। शार्पनेस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट में फ्रीक्वेंसी विड्थ से डिवाइड कर दो। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। सवाल ये लिखा था, ये भी एक सवाल है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 9 किलो हर्ट्ज है, तो शार्पनेस बताओ। अब शार्पनेस क्या आएगा भाई, ओमेगा नॉट अपान अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ही तो करोगे ना। यहाँ पे ओमेगा नॉट आ जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा, और इसको दोनों माइनस कर दोगे 9 - 4 5 आ जाएगा। तो शार्पनेस कितना हो गया, 6/5 हो गया। ये पेपर का सवाल है और बच्चे लगा नहीं पाए और मेरे पास लेके आए थे, सर ये वाला सवाल कैसे लगता है। तो उसको मैंने बोला कापी ला खोल, तब उसको जब बताया, ऐसे थोड़ा कहानी सुनाया कैसे एक दिन घटना नहीं हुई थी, तो अरे हाँ याद आ गया याद आ गया। अब उसको देखो ये फार्मूला भी याद था, उस बच्चे को जो मेरे से बताया था सवाल, उसको ये फार्मूला याद था, लेकिन एग्ज़ाम में वैल्यू नहीं रख पाया। कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि उसको जब वो पढ़ा था तो इसलिए वो नहीं पढ़ा था कि हमें एग्ज़ाम में इसको करना है, इसलिए वो पढ़ा था कि कॉपी भरना है। इसलिए उसको याद आया कि कॉपी में लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं याद आया क्योंकि उसने एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा था। तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं और कुछ बच्चे कॉपी भरने के लिए पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो उनका मन वहीं लगा रहता है, वो सोचते रहते हैं ये आएगा तो ये कर देंगे, ये आएगा तो ये कर देंगे, ये आएगा तो ये कर देंगे, और इसलिए जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बोलते हैं कि सर जितना पढ़ा है सब वही आया था। और एक उसके बगल बोलता है कि कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था, और जबकि दोनों एक ही क्लास में थे, यही अंतर था, एक कॉपी के लिए पढ़ा और एक सिलेक्शन के लिए पढ़ा। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे तो लॉजिक हमेशा सेट करते चलेंगे। तो बच्चों ये कितना आया और ये कितना आया, ये आया, ये शार्पनेस है। अब दो फ्रीक्वेंसी दे देगा, लोअर कट ऑफ अपर कट ऑफ, तो शार्पनेस आ जाएगा। ये सवाल जो पहली बार एग्जाम में पूछा गया है तो 2021 में पूछा गया था, इसके बाद फिर 2023 चल रहा है, पूछ सकता है। ध्यान रखना है कि टीचर क्वेश्चन को पूछेगा, शार्पनेस यही है। अब दूसरी बात लिखो, ओमेगा नॉट का मान आपको बताना चाहिए। बच्चों ओमेगा नॉट की वैल्यू ऐसे आपको आ भी रहा था, चलो अभी बोल देना। डेल्टा ओमेगा का मान होगा L/R की R/L, हाँ R/L। तो ये आ रहा है ओमेगा नॉट L/R। ओमेगा नॉट का मान 1/LC ना, और L/R बराबर आया 1/R अंडर रूट L/C। ये आपके किताब में लिखा है NCERT में, वो उतर वही लिखा है, वही सीधा। ये शार्पनेस होता है, तो शार्पनेस ये भी है वो भी है, चाहे जो लिखो। अब अगर LCR तीनों दे दिया, L भी दे दिया, C भी दे दिया, R भी दिया, और शार्पनेस पूछेगा तो आसान रख देना, आ जाएगा। सवाल तो बहुत छोटा सा बना। बच्चों ये शार्पनेस हो गया। अच्छा एक बात बताना, अगर फ्रीक्वेंसी विड्थ घटता जाए तो शार्पनेस बढ़ता जाएगा। तो शार्पनेस जितना, अगर ये पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी बैंड ज़्यादा है तो शार्पनेस कम है, और फ्रीक्वेंसी बैंड कम है शार्पनेस ज़्यादा है, अगला सवाल टीचर यही पूछेगा तो फिर अगले साल चर्चा होगी कि ये वाला पूछ लिया है। क्योंकि जो पढ़ रहा है फिजिक्स का टीचर है, वो जो जानता है, जिस पे उसने जीवन में काम किया है, जिस पे उसको प्रोजेक्ट दिया जाता था, जिसको टीचर इंटरव्यू वाइवा लिया करता था, वही आपसे भी वो पूछता है कि तुम लोगों को भी आना चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसको ऐसे टीचर से पढ़ो कि आ जाए, वो चीज़ें समझ में आ जाए कि क्यों है, क्या है, किस लिए बना हुआ है। तो अभी शार्पनेस का रिलेशन फ्रीक्वेंसी बैंड से भी हो गया। अब जो ज़्यादा विड्थ है, जैसे बोला कि ये चैनल विड्थ ज़्यादा है तो उसका शार्पनेस बच्चों कम होगा,
और अगर चैनल विड्थ कम है तो शार्पनेस ज़्यादा होगा। उल्टा रिलेशन है। और ये बहुत अच्छा सवाल है पूछने लायक कि चैनल विड्थ ज़्यादा है तो शार्पनेस कम है, चैनल विड्थ कम है तो शार्पनेस ज़्यादा है। ध्यान रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन चैप्टर से जा रहा है। अब आगे और बढ़ाते हैं। अब शार्पनेस के बाद इसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे तो कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल बोर्ड के पेपर में क्यू फैक्टर का नाम ना लिया हो। क्यू फैक्टर जरूर लिखता था, वो क्यू फैक्टर लिखता था। क्यू का मतलब क्वालिटी है। अब क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे समझ पाएंगे? अब किसी की क्वालिटी कैसे जानते हैं? जैसे क्वालिटी ऐसे समझ लो, किसी ने ज़्यादा खर्च किया, किसी ने कम खर्च किया। और खर्च किस लिए किया? फालतू। तो जो फालतू खर्च ज़्यादा किया और जो फालतू खर्च कम किया, तो कौन अच्छा है? जिसने खर्च कम किया। जो फालतू में चीज़ों को बर्बाद, देखिए जो भी बर्बाद कर रहा है कोई भी चीज़, जैसे कुछ लोगों ने पानी खुला छोड़ दिए हैं, नल चल रहा है, उनसे पूछा जाए कि तुम ये नल में खोल के क्यों रखे हो, इसमें बंद करने का व्यवस्था क्यों नहीं किए? बोलेगा कि मेरा क्या जा रहा है। हाँ? अब समझ लो कि वो देश का द्रोही है, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो वेस्टेज, उसका दिमाग फोकस पे है वेस्टेज के। और वो वेस्टेज जो करे ज़्यादा, वो वेस्टेज होता है, वो कूड़ा ही होता है। इसलिए उसकी क्वालिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो क्वालिटी का डिटर्मिनेशन क्या है? लॉस कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। जब लॉस कम होगा तो वहाँ पे क्वालिटी अच्छा होगा। तो लॉस कम होने पे क्वालिटी बढ़ेगा। तो फिर लॉस न्यूमरेटर में होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में? कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। और फ़ायदा ज़्यादा कराए तो क्वालिटी अच्छी है, तो ज़्यादा होगा तो क्वालिटी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने वाला न्यूमरेटर में होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए? एनर्जी स्टोर। और नीचे क्या होना चाहिए? एनर्जी लॉस। कई लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि ऊपर स्टोर था कि नीचे था। अरे भाई तू बुद्धि से समझ ले, समझ आ जाएगा कि क्वालिटी तेरे को बढ़ानी है तो लॉस घटाना पड़ेगा और गेन को, स्टोरेज को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों ये वैल्यू हुआ। यहाँ लिखा गया एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल। अल्टरनेटिंग है ना, इसलिए पर साइकिल। और यहाँ पे लिखा गया एनर्जी लॉस पर साइकिल और इंटू 2 पाई कर दिया। एक साइकिल का मतलब कितना एंगल हुआ? 2 पाई। मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा वैल्यू सेट हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया Q का मान है 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपान एनर्जी लॉस पर साइकिल। बच्चों ये इसका रिजल्ट है। समझ आ रहा? अब आगे बढ़ते हैं। टू पाई एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी स्टोर किस में होगा? मैग्नेट में। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर होगा कौन वाली? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी किस में स्टोर होगा? इंडक्टर में। और इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल। कौन सा आई? आरएमएस की पीक। याद आया कहीं बात? पीक वैल्यू का यूज़ एक ही जगह हुआ है और वो एनर्जी स्टोर होने में। और जो भी बात बोलता हूँ देखो हर जगह यूज हो जा रहा है। कोई जिस खाली फालतू बात में नहीं बोलता हूँ। आपको लग रहा है कि सर कोई इधर उधर की बात बोल रहे हैं क्या, तो बोलिए कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली होगी, तभी इधर उधर की बात चल रही है। तो ये हाफ एल आई स्क्वायर हुआ। एनर्जी लॉस, एनर्जी का लॉस होना है। अब मैग्नेटिक एनर्जी के अलावा हर जगह आपको
RMS लेना है। मैग्नेटिक एनर्जी के अलावा हर जगह RMS लेना है। और एनर्जी लॉस, अब देखो पर साइकिल अपने मन में मान लो कि साइकिल कट के बन गया बाइसिकल। हाँ, अब ये पर साइकिल काटना मत, सोच लो उसका कोई मतलब नहीं है। अब पर साइकिल वहाँ पर साइकिल कट नहीं जाएगा। हाँ, कट गया, काम खत्म हो गया। अब नीचे एनर्जी लॉस लिखा है। क्या लिखा है? एनर्जी लॉस। और एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और हीट कहाँ से जनरेट होगा? रजिस्टर से। रजिस्टर का काम है लॉस कराना, ना तो इंडक्टर लॉस कराता है ना तो कैपेसिटर। जिसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उतना लॉस करेगा। जो जितना आलसी होगा उतना उसका सक्सेस का रेट कम होगा, उतना ही वो अपने घर परिवार के लिए संकट बनेगा, उतना ही वो बेकार होगा। उसी के लिए उस देश की, उस क्षेत्र की, उस घर की, उस लोग की तरक्की नहीं होगी। केवल उसका कारण क्या है? आलस्य का होना। भाग्यशाली वो हैं जिनके घर में, उनके संतानों में आलस्य नहीं है। अभागे वो हैं जिनके संतानों में आलस्य है। अच्छा देश वो है जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन में आलस्य नहीं है। खराब देश, गरीब देश वो बने जिनकी पॉपुलेशन में आलस्य भरा था, इसलिए वो गरीब देश बन गए। देश के कारण तो यही है। गरीब देश कौन है, अच्छा देश कौन है, यही अंतर है। वो काम करते हैं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, और यहाँ लोग बोलते हैं करे 9 बज गया बहुत रात हो गई, हाँ 8 बज गया बहुत रात हो गई। और वहाँ उनको 2 बजे 3 बजे तक रात ही नहीं है, वो अपना काम ही कर रहे हैं, और यहाँ रात हो गई। यही आलस्य और ना आलस्य, यही सक्सेस का अंतर है। तो एनर्जी का लॉस कहाँ होता है? जहाँ रजिस्टर होता है। और उस एनर्जी में RMS वैल्यू लगेगी कि पीक करंट लगेगी? RMS लगेगी। अब RMS लिखोगे, क्योंकि H बराबर I² RT होता है। क्या होता है? I² RT होता है। अब बच्चों थोड़ा और सुनो। अब ये 2 पाई है, कट गया, वो फिर लाता हूँ, आ गया है। ये 2 पाई है और ये T है। अगर 2 पाई अपॉन T पूछा जाए, सर्कुलर मोशन, हाँ देखो याद आ गया, सर्कुलर मोशन माने ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। ऊपर आया Li² अपॉन 2। बच्चों RMS के वैल्यू का स्क्वायर जरा करके बताओ। I0² बाई 2 इंटू R, हाफ से हो गया साफ, ये भी कैंसिल, ये आया ओमेगा नॉट L बाई R। शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर में कौन बड़ा है? दोनों एक ही बात है, चाहे शार्पनेस बोलो चाहे क्वालिटी फैक्टर बोलो। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गया ओमेगा नॉट L बाई R। तो बच्चों Q बराबर हुआ ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट L बाई R, इसकी वैल्यू हो गई 1/R L बाई C। दिस इज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक। NCERT टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। उसमें आप किताब खोलना, Q फैक्टर पे 4 सवाल दिया है। Q फैक्टर बताओ, Q फैक्टर बताओ, Q फैक्टर बताओ। कोई में ये दिया है, कोई में वो दिया है, कोई में वो दिया है, कोई में थियरी पूछा है कि कब क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। तो क्लियर हो गई इतनी बात? तो बच्चों इसी को क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। अब अगली बात क्या, उसको सुनाते हैं। इसका नाम है, मतलब इसका यूज़ है वोल्टेज, इसका यूज़ है एक्सेप्टर, वेव एक्सेप्टर, वेव को रिसीव करेगा। अब वेव को रिसीव करेगा। अब थोड़ा सा एक बात पूछते हैं आपसे, वेव रिसीव करने की बात। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ता लिखता नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता, एक अक्षर नहीं, वो खुद ही बोलता है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसा देश की व्यवस्था है कि पास हो गया हूँ। वो खुद ही बोलता है कि सर देश की ऐसी व्यवस्था है कि पास हो गया हूँ,
लेकिन रियल में किताब नहीं खोला हूँ। अब उसको कुछ आता आता है नहीं। अब उसको अगर बैठा दिया जाए ऐसी क्लास में, जो टीचर समझ रहा है कि बच्चे बढ़िया से पढ़ के इस क्लास को पास किए हैं, टीचर क्या समझ रहा है कि बढ़िया से पढ़ के ये सारे सिलेबस जानते हैं और ये पास किए हैं, हमें केवल उसके जो टेक्निकल टर्म हैं, टेक्निकल पॉइंट हैं, और उसी को केवल हमको इनको समझाना है।